बार फिर आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे मौर्य काल। मौर्य काल में हमने पढ़ा सम्राट अशोक के बारे में, और पूर्व के लेक्चर में मैंने न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया था। साथ ही साथ जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा की थी। तो अब आज जो है हम पढ़ेंगे मौर्य काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं मौर्य काल की आर्थिक स्थिति। भारतीय इतिहास ये हमारा विषय है। हम अभी चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो मौर्य काल की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन एज। है ना, इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ मौर्यन एज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, तो मौर्य काल में भी हमारा देश कृषि प्रधान ही था। ठीक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो कृषि कार्यों में संलग्न थी। कृषि कार्यों में संलग्न होने के कारण जो आर्थिक समृद्धि का आधार था वो कृषि ही था, एग्रीकल्चर ही था। और मेगास्थनीज, स्ट्रेबो और एरियन आदि ने मेगास्थनीज जो इतिहासकार हैं उस समय के यूनानी मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन, ये जो उस समय के इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार हैं, इन्होंने ये बताया है कि समस्त भूमि पर राजा का ही अधिकार होता था। ठीक है, समस्त भूमि राजा की ही होती थी। तो इस दृष्टिकोण से जो है, जो राजा होता था उसके अंडर में उस राज्य की जितनी भी भूमि होती थी वो सारी की सारी किसकी होती थी? राजा की। जो भी राज्य का क्षेत्रफल है तो समस्त राज्य की भूमि राजा की होती थी। तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है राजनीति का अर्थशास्त्र, उसमें 3 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार की भूमि का जिक्र किया गया है। और ये जो है तीन प्रकार की भूमि कौन थी? पहले थी कृष्ट भूमि। कृष्ट भूमि ये भूमि होती थी जुती हुई भूमि, जिसमें जुताई की जाती थी। जुती हुई भूमि कृष्ट भूमि कहलाती थी। अकृष्ट भूमि जिसकी जुताई नहीं होती थी वो अकृष्ट भूमि कहलाती थी, बिना जुती हुई। अकृष्ट भूमि जिसमें कर्षण क्रियाएं नहीं की गई है, जुताई नहीं की गई है, यानी बिना जुती भूमि, बिना जुती हुई भूमि। ठीक। और तीसरी प्रकार की वह भूमि है जो ऊंची नीची भूमि होती थी। ऊंचा खाली जिसको कहते हैं, नदियों के तटीय स्थान पर जो ऐसे 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 जमीन होती है, तो वो भूमि जो है क्या कहलाती थी? स्थल भूमि।
स्थल भूमि, और ये स्थल भूमि जो है ऊंची नीची भूमि कहलाती थी। ठीक, ऊंची नीची भूमि, ऊंची नीची भूमि। तो ये भूमि जो इस तरह की होती थी। तो 3 प्रकार की भूमि का अर्थशास्त्र में जिक्र किया गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, इस ग्रंथ में जो है 3 प्रकार की भूमि बताई गई है मौर्यन एज में, मौर्य काल में। साथ ही साथ अब अदेव मात्रिक भूमि उसे कहते थे। अदेव मात्रिक भूमि, एक प्रकार की भूमि अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक भूमि जो है उस भूमि को कहा जाता था जिसमें बिना बारिश के ही अच्छी खेती किसानी हो जाती थी। यानी मानसूनी बारिश के द्वारा, मानसूनी वर्षा से जिस भूमि में अच्छी खेती हो जाती थी वो अदेव मात्रिक भूमि कहलाती थी। और बताया गया है कि सीता भूमि उस भूमि को कहते थे जो सरकारी भूमि होती थी। सीता भूमि ये जो है सरकारी भूमि होती थी, यानी राजा के अधीन, यानी गवर्नमेंट की जिसको कहते हैं भूमि होती थी, राजा के अधीन होती थी। ये भूमि जो है क्या कहलाती थी? सीता भूमि, सीता भूमि इसे कहते थे। और इसकी जो यानी जो सीता भूमि होती थी, सरकारी भूमि होती थी, इसकी देख रेख भी सीताध्यक्ष एक अधिकारी करता था। ये सीताध्यक्ष एक अधिकारी होता था, उसके अंडर में ये समस्त जो सरकारी भूमि होती थी यानी सीता भूमि होती थी, इसकी देख रेख की जाती थी। सीताध्यक्ष के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता था। और इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय जो है, इस सीता भूमि से प्राप्त होने वाली आय जो है सीता कहलाती है। यानी सरकारी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी, सीता भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वो सीता कहलाती थी। यानी एक प्रकार की ये आय थी, सरकारी आय, जिसे सीता कहा जाता था। ठीक, अलग अलग समय में इसका अलग अलग अर्थ लिया गया है। सीता का अर्थ जो है हल्का फाल भी होता है, देसी हल जो होता है ना, जिसको गांव में कुसिया बोलते हैं, हल्का फाल, गांव में इसको कुसिया बोलते हैं। अब तो गायब हो गया देसी हल, सब कल्टीवेटर से कार्य होने लगे, इसको कुसिया भी कहते थे। तो हल्के फाल को सीता कहा जाता था। लेकिन ये मौर्यन एज में सीता शब्द का तात्पर्य यह है कि राजकीय भूमि से होने वाली आय सीता कहलाती है। आगे जब हम देखते हैं तो बताया गया है कि मौर्य काल में निःशुल्क श्रम व बेगार, निःशुल्क कार्य, निःशुल्क जो कार्य करवाया जाता था उसे बेगार कहते थे। बेगार है, आज भी ये शब्द सुनने में आता है। देखते हैं कि जिनके गाड़ियां होती हैं तो लोग कहते हैं कि आज बेगार में गए थे। बेगार का मतलब पुलिस पकड़ ले जाती है गाड़ी को, कोई पैसा नहीं देती, भुगतान करती है, अपने पास रखती है गाड़ी, रात भर जो है उसी में रहते हैं। तो ये शब्द आज भी सुनने में आता है, इसको बेगार कहते हैं। यानी निःशुल्क कोई बिना पैसा दिए कार्य करवाना, बिना कोई भुगतान दिए कार्य करवाना जो है बेगार कहलाता है। तो इसका भी जिक्र मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और बेगार को जो है विष्ट कहा गया है मौर्य काल में। विष्ट, विष्ट, बेगार को विष्ट कहा गया है। राजा को जो है एक प्रकार का कर दिया जाता था, धार्मिक कर, जिसे बलि कहते थे। बलि थे धार्मिक कर, धर्म के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे जो है बलि कहते थे।
बलि का शाब्दिक अर्थ वैसे होता है कि देवी देवता के सामने किसी पशु की बलि चढ़ाना है, तो वो बलि का भी अर्थ है। लेकिन यहाँ पर बलि का अर्थ जो है राजा को दिए जाने वाला धार्मिक कर और भाग, एक भूमि में से जो हिस्सा, भूमि में से जो भी हिस्सा राजा को दिया जाता था उसे भाग कहते थे, उसे भाग कहा जाता था। और जिसके पास जमीन होती थी, जो किसान होता था, किसान यानी भूस्वामी, यानी किसान जो भूस्वामी होता था उसे क्षेत्रक कहा जाता था, क्षेत्रक। और जो खेती किसानी का कार्य करता था, ठीक, उसे उपासक कहते थे। काश्तकार, काश्तकार को जो है उपासक कहते थे, काश्तकार, उपासक। बात हो रही है मौर्य काल की, तो ऐसा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है दीनानाथ, दीनानाथ, अब इसके पास मान लीजिए जो है 100 बीघे जमीन है, देख रहे हैं ना, दीनानाथ जी के पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन दीनानाथ जी खुद खेती किसानी नहीं करते हैं। ये जो है बटाई चौथाई में दे देते हैं, या अपने साथ ही जो है कुछ लोगों को रख करके खेती किसानी करवाते हैं। तो वो जो खेती किसानी करने वाले होते थे वो काश्तकार होते थे, काश्तकार, खेती किसानी करने वाला व्यक्ति। तो समझ गए होंगे आप, काश्तकार क्या था, उपासक क्या था, यानी काश्तकार को ही उपासक कहा जाता था। और वह कर जो नगद रूप में लिया जाता था, ऐसा टैक्स जो अनाज के रूप में न लेकर के नगद लिया जाता था, वो हिरण्य कहलाता था। हिरण्य, वैदिक काल में आप एक शब्द पढ़े होंगे, हिरण्यगर्भा, धरती को हिरण्यगर्भा कहा गया है। तो ऐसा टैक्स जो नगद रूप में लिया जाता था वो जो है हिरण्य कहलाता था। ये जो है अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, इसे हिरण्य कहा जाता था। और कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। वार्ता, वार्ता शब्द का अर्थ है कृषि, कृषि, व्यापार और पशुपालन, इन तीनों को मिलाकर के वार्ता कहा गया। पशुपालन, तीनों को मिला करके, तीनों का सामूहिक स्वरूप जो है वो क्या क्या कहा गया है, वार्ता। तीनों को मिला करके वार्ता शब्द का नाम दिया गया है। मौर्य काल में भूमि कर का जो भूमि कर था उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग होता था, ठीक। जो भूमि कर था, भूमि कर, ये जो है उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग दिया जाता था। समझ आ गई होगी बात। और मौर्य प्रशासन में सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में किए गए उल्लेख से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था, सौराष्ट्र प्रांत का जो गवर्नर था, यानी राज्यपाल था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ये गवर्नर था। पूछा गया है सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। सौराष्ट्र प्रांत जो है
की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इसने उर्जैत पर्वत पर एक सेतु का निर्माण करवा करके सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका? सुदर्शन झील, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। पुष्यगुप्त आदेश चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया सुदर्शन झील का उर्जैत पर्वत पर बांध बनवा करके, और ये इस सुदर्शन झील का प्रयोग जो है कृषि की सिंचाई के लिए किया गया था। मौर्य काल में सिंचाई कर उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। सिंचाई कर, ये जो है सिंचाई कर, ये जो उपज होती थी उसका 1/5 भाग या 1/3 भाग दिया जाता था। तो इस तरह से मौर्य काल में सिंचाई की भी व्यवस्था करवाई गई थी। मौर्य काल में आय के कुल अन्य जो थे साधन थे। राज्य में टैक्स लिए जाते थे, जैसे आजकल विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, ठीक है। वैट है, सैट है, तुम्हारा रोड टैक्स है, तमाम सारे टैक्स है। तो उसी तरह से वन कर, वनों से लिया जाने वाला टैक्स, सेतु कर, राजकीय पुलों से लिया जाने वाला कर, ठीक है, और पशु कर, सीमा शुल्क, पशु कर, जानवरों पे टैक्स लिया जाता था। सीमा शुल्क, जब एक सीमा से माल दूसरी सीमा में जाता था राज्य की, तो सीमा शुल्क। साथ ही साथ धार्मिक कर लिए जाते थे। धर्म स्थल कर, धर्म स्थल कर। तो इस प्रकार से ये राज्य की आय के साधन थे। इनसे भी राज्य को आय होती थी या राजा को आय होती थी। और मौर्य काल में 2 प्रकार के पाए जाते थे, 2 प्रकार के जंगल पाए जाते थे। एक था हस्ती वन, हस्ती वन में जो है हाथी पाए जाते थे, और दूसरे प्रकार के जो वन थे वो थे द्रव्य वन। द्रव्य वन में जो है लकड़ी है, सोना है, और लौह है, लोहा है, इस तरह की धातुओं का निष्कर्षण किया जाता था। ये द्रव्य वन के अंतर्गत आते थे, ठीक। जो धातुएं हैं, तांबा वगैरह, वो भी इससे निष्कासित किए जाते थे। तो ये राज्य की आय के साधन थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो है जो आर्थिक स्थिति थी वो सुदृढ़ थी, और राज्य आर्थिक रूप से संपन्न था। लोग अपने विभिन्न कार्यों में लगे थे, जिससे कि कहीं भी किसी प्रकार के इस प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि मौर्यन एज में जो है कहीं भी गरीबी थी। तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि वो एक ऐसा पीरियड था, ऐसा काल था कि जब भू का क्षेत्रफल था वो बहुत ज़्यादा था और जनसंख्या कम थी। तो इस तरह से जो मानसून था वो भी ठीक ठाक साथ देता था किसानों का, जिससे कि उपज अच्छी होती थी। और मौर्यन एज में जो प्रजा थी वो सर्वत्र सुखी थी। तो ये थी मौर्यन एज की या मौर्य काल की आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।